गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो हम लोग कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए आपने? हो गए सारे क्वेश्चन? देखें कहीं कोई डाउट आया हो तो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से बताओ। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कोई डाउट? अच्छा, ये आपने देख लिया होगा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उसके अलावा इसमें शायद कोई डाउट नहीं होगा। देखो, डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हम तो सारा का सारा रिज़र्व यूटिलाइज ही करेंगे। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स इनके पास बैंक में पैसा है, इनको शेयर्स इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं भाई हमारे पास बैंक में पैसा है। जब भी ये बात आएगी ना, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, इसका मतलब हमारे पास पैसा है, हमें पैसे के लिए शेयर इशू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम CRR ही नहीं बना पा रहे हैं तब हम शेयर्स इशू करेंगे। तो इस केस में आप चेक कर लोगे भाई जितना CRR चाहिए क्या उतने फ्री रिजर्व्स हैं। तो जैसे हमारे इस क्वेश्चन में हमें 1 लाख चाहिए CRR, तो हमने देखा फ्री रिजर्व्स 75,000 जनरल रिजर्व, 35,000 P&L फ्री रिजर्व हैं, तो बस वहाँ से CRR हमने बना दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व तो किसी भी केस में यूटिलाइज नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बोनस नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं होगा अगर आप कौन सी कंपनी है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं होगा अगर आप सेक्शन 133 कंपनी है, और आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप नॉन सेक्शन 133 कंपनी है। हमारे क्वेश्चन में जब कुछ मेंशन नहीं होगा, हम मानेंगे हम सेक्शन 133 कंपनी है, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर आता है अगला लीगल प्रोविज़न, क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस इशू के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं? यस। हालांकि जब हम बोनस के चैप्टर में जाएंगे ना, उसमें हम देखेंगे हल्का सा एक क्लॉज वहाँ पर भी है, सारी कंपनीज यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे लिए क्या है, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। वो छोटी सी जो लाइन आएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ बोनस शेयर्स वाले चैप्टर में, इसके बाद ही करेंगे हम। पेज नंबर 128 पर, पेज नंबर 128 पर आप देखोगे कुछ ऐसा आ रहा है, एज पर सेबी रेगुलेशंस। हम लोग फ़िलहाल बात कर रहे हैं कंपनीज़ एक्ट की। कंपनीज़ एक्ट कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज़ कर सकते हो बोनस इशू करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि सेबी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। सेबी कुछ ऐसा कह रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, नॉट रियलाइज्ड इन कैश। क्या आप मुझे बता सकते हो सेबी की रेगुलेशंस सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है या कुछ लिस्टेड कंपनीज पे? है ना, ये आपको पता है। इसका मतलब इस पैराग्राफ में जो भी कुछ लिखा होगा, जो हम सीखेंगे, वो किस पे लगेगा? लिस्टेड कंपनी के ऊपर। तो फिलहाल हम, क्योंकि हमारा फोकस प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन पर है, तो अगर वहाँ पर कंपनी कुछ बोनस इशू करती है, हम कंपनीज एक्ट देख रहे हैं सिर्फ, वो कह रहा है आप बोनस इशू कर सकते हो फ्रॉम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट।
तो इसलिए हम जब बोनस इशू करेंगे तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यूज़ करेंगे। अब क्योंकि बोनस की बात हो ही रही है तो जर्नल एंट्री याद है क्या बनाएंगे जब हम बोनस इशू करेंगे? पहले तो देखो कितनी जर्नल एंट्री बनाएंगे, दो एंट्री कैसे कैसे बनती हैं? एक एंट्री तो होगी शेयर इशू करने की, और दूसरी होगी क्योंकि हमें इसके बदले पैसा नहीं मिलता, हम ये अमाउंट कहाँ से निकालते हैं? रिजर्व्स में से। तो दूसरी बनती है रिजर्व में से पैसा निकालने की। कोई सीक्वेंस नहीं है, आप जो मर्ज़ी बनाओ। पहले जब हम रिजर्व से पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू नया अकाउंट है बोनस टू शेयर होल्डर्स, और फिर हम करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलें आगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कोई डाउट शायद नहीं आया होगा क्योंकि हमने सिमिलर क्वेश्चन कर लिया था पेपर का। बस ये यहाँ पर एक अमाउंट करेक्शन है, वो आप समझ गए होंगे। तो ये 30 नहीं है, 3,30,000 है। फिर आगे आए इलस्ट्रेशन नंबर 8। 8 में कोई डाउट नहीं होगा, सब हो गया अच्छे से। फिर हम आज के क्लास के क्वेश्चन पर आते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 पर स्टार लगा लीजिएगा। स्टार का मतलब क्या है? ये प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में तारे दिखा सकती है, इसलिए हमें ध्यान से इसको करना है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 देखते हैं। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ बम बम लिमिटेड एज एट 31 मार्च। हमारे पास है सोर्सेज ऑफ फंड्स। कभी सुना है ये शब्द? कभी बैलेंस शीट में ऐसे भी बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। जहाँ से पैसा आता है दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स, वो सारी की सारी हमारी लाइबिलिटी साइड होती है। लाइबिलिटी साइड में होता है जहाँ से पैसा आ रहा है, शेयर से आएगा, डिबेंचर से आएगा, लोन लेंगे आएगा, तो वो सारा सोर्सेज ऑफ फंड्स। और उस पैसे को हम कहाँ लगाते हैं? या तो बैंक में पड़ा हुआ है, या आपने इन्वेस्ट कर दिया, या आपने एसेट खरीद लिया। तो अप्लाई कहाँ होता है? एसेट साइड पर। तो इसलिए यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड्स आ रहा है। हमारे पास है ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ गया है, देखो ये इसके साथ जा रहा है अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास है ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसके नीचे तो हम डबल लाइन ही समझें, इसका तो हमें आगे कुछ करना नहीं है। बैलेंस शीट हमारी स्टार्ट होगी इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप से। यहाँ पे अलाइनमेंट हमारी ठीक चल रही है। 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। फिर हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L। उसके बाद मतलब ये डिबेंचर्स अब अगली चीज़ है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट होगा ये? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फिर हमारे पास है 2500 9% डिबेंचर्स और हैं ट्रेड पेबल्स। ठीक है, फिर आगे आए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि ये भी हमारी बैलेंस शीट ही चल रही है, ये यहाँ तक हमारी बैलेंस शीट ही है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिक्स्ड एसेट्स 780, इन्वेस्टमेंट्स, deferred tax asset, trade receivable, cash and bank balance। और ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है 25,10,000। इसमें देखो ये शब्द आएगा ना बारी बारी, deferred tax asset कहीं पर आ सकता है क्वेश्चन में, और इसी से मिलता जुलता है deferred tax liability। तो शॉर्ट में इसे DTA DTL बोलते हैं।
थोड़ा रेफरेंस इसका टैक्स में भी आएगा, शायद आप लोग पढ़ो वहाँ पर कि ये क्या होता है। लेकिन अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो ये एडवांस अकाउंट्स का पार्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है ये, प्रोविजन फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो अब ये कैसे बनता है, क्या चीज़ है, कब तक बुक्स में रहता है, वो हम अभी नहीं समझ सकते, वो एडवांस अकाउंट्स का पार्ट है। फ़िलहाल सिर्फ कितना समझोगे, डेफर टैक्स एसेट लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें भी DTA ले जाना, कुछ नहीं करना आपको इसका। और DTL लिखा होगा तो जो नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें ले जाना। बाकी आपने ऐसा कुछ सुना है कि अब कुछ नया प्रपोज स्कीम आ रहा है CA का, कुछ सिलेबस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं? आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम May 23 और देयर आफ्टर, मे बी November 23। आपका तो पेपर कब हो जाएगा? November 22 में हो जाएगा, और आप सब क्वालिफाई भी कर जाओगे, तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो जो नई स्कीम आ रही है उसमें बहुत कुछ खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं। सबसे प्यारा चेंज जो मुझे लगा है CA इंटर के अंदर, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स क्लब करके एक पेपर बना दिया। अब कम से कम अकाउंट्स में ये दिक्कत नहीं है, अभी मैं कहूँगी आधा हम कर रहे हैं आधा एडवांस में करेंगे, सारा उन्होंने क्लब करके एक पेपर बना दिया। तो अभी जो आप 2 हिस्सों में करोगे, आने वाले बच्चे उसे एक ही हिस्से में करेंगे। और ये एक्चुअली शुरू से भी इकट्ठे ही था। जब मैंने CA इंटर फर्स्ट बैच में पढ़ाया था, दैट वाज अराउंड 9 years बैक, तब भी वो इकट्ठा ही था, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स मिला के। फिर ICI ने अलग किया था, फिर अब ICI वापस से जो है इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रो करते हैं ना हर बार, तो इंस्टीट्यूट भी देखता है कि कैसे चेंजेस कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, तो वो सब चेंजेस ICAI कर रहा है। आपके पास मैसेज आया ICAI की तरफ से? नहीं आया। तो अभी आपने CA फाउंडेशन में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ याद है? AS कैसे बनता है? सबसे पहले एक स्टडी ग्रुप बनता है, वो ड्राफ्ट बनाते हैं AS के ऊपर, फिर उसके बाद उसको हम कुछ बॉडीज़ के पास भेजते हैं, वो सेबी के पास जाएगा, वो MCA के पास जाएगा, वो सब अपना अपना कमेंट्स या सजेशंस इस पे देंगे, उनके सजेशंस को सुना जाएगा, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। फिर उसके बाद जब ये एक ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशंस के सजेशंस को लेकर, उसके बाद उसे ओपन किया जाएगा फॉर पब्लिक कमेंट्स। पब्लिक के कमेंट्स रिसीव करने के बाद फिर काउंसिल उसको डिसाइड करेगी, फाइनल करेगी, और अल्टीमेटली एक AS बन जाएगा। दिस इज़ हाउ AS इज़ फॉर्म्ड। नाउ इफ़ वी टॉक ऑफ चेंजेस इन सिलेबस, ICAI is a statutory organization, means set up under an act of parliament। कौन सा एक्ट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। अगर आपको सिलेबस में कोई चेंजेस करने हैं तो भी यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ पर AS में और सिलेबस चेंज में बड़ा चेंज है। सिलेबस अगर आपको चेंज करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, गवर्नमेंट अलाउ करेगी तब ये सिलेबस चेंज होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको 1 साल हो गया है स्टार्ट हुए, ये 21 में स्टार्ट हुआ था कि हम इस सिलेबस को चेंज करना चाह रहे हैं, और अब फाइनली यानी कि June 22 इस स्टेज तक आ गए हैं कि अब ये ओपन हुआ है पब्लिक कमेंट्स के लिए। पब्लिक का मतलब क्या? कंसर्न्ड पर्सन, वे कंसर्न पर्सन्स इसके ऊपर कमेंट्स दें। तो कल ये CA फाइनल स्टूडेंट्स के पास, सबके पास पहुंचा है थ्रू ईमेल कि ये हमारा प्रपोज ड्राफ्ट है, और आप सब जो है इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। 1 जुलाई लास्ट डेट है आपको कमेंट्स करने की। तो CA फाइनल स्टूडेंट्स के पास आ गया है, CS के पास आ गया है। अब इस पे कमेंट्स आएंगे, सजेशंस आएंगे, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड होगा, फिर जाके फाइनल होगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा कब से अप्लाई करना है। तो नए वाले प्रोसेस में ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल आप क्या करना, अगर DTA है,
क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख देना, DTL है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख देना। फिर देखो ऐसे ही मिलता जुलता कुछ यहाँ पर आ रहा है, इन एनुअल जनरल मीटिंग द कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस टू स्प्लिट equity share of rupees 10 each into 5 equity shares of rupees 2 each. Splitting of shares is again a part of advanced accounts. वहाँ का चैप्टर है ये, equity shares को split कर देना। हम देखिए बैलेंस शीट में हमारा शेयर कितने रुपए पर आ रहा है, 10 रुपए पर। अब क्या डिसाइड कर रही है कंपनी, कह रही है अभी हमारा इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर जो हमारा 10 रुपए का है ना, हम उसको तोड़ रहे हैं, किस में स्प्लिट कर रहे हैं, 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच। यानी कि अब से हमारा एक शेयर 2 रुपए का हो जाएगा, अभी तक कितने का था, 10 रुपए का। तो वैल्यू जो है वो अभी तक 10 रुपए थी, अब कितना हो जाएगी, 2 रुपए। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ शेयर्स, एज अ रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल राइज, क्योंकि अब हमारे एक शेयर के बदले हमारे पास आएंगे 5 शेयर। टोटल में देखें बात सेम ही है, एक शेयर 10 रुपए का, या हमने कहा 5 शेयर लेकिन 2 रुपीज़ ईच। शेयर को स्प्लिट करने से कंपनी को क्या फ़ायदा होता होगा, 10 रुपए पे शेयर चल रहा है, कंपनी कह रही है इसको तोड़ रहे हैं हम अपने शेयर को ला रहे हैं 2 रुपए पर। सपोज हमने लास्ट टाइम एक शब्द पढ़ा था, लॉट्स में शेयर्स आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था अगर कंपनी 50 के लॉट्स में ही शेयर्स इशू करती है तो कितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी। सपोज अगर लॉट्स में शेयर आते हैं और कंपनी का एक लॉट है 100 शेयर्स का, फर्स्ट केस शेयर 10 रुपए का है, सेकंड केस शेयर 2 रुपए का है। हमारे पास है इन्वेस्टर, उसको कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। कंपनी ने कहा हम लॉट में बेचेंगे, यानी कि मिनिमम आपको कितना खरीदना होगा हमसे, 1 लॉट, यानी कि मिनिमम आप हमसे बाय करोगे 100 शेयर्स। फर्स्ट केस में मनी कितनी चाहिए, 100 शेयर्स इंटू में 10,000 रुपीज़। सेकेंड केस में मनी कितनी चाहिए, 200 रुपीज़। कंपनी ने कहा हम शेयर्स लॉट में बेचते हैं, हम ऐसे नहीं देते 1 शेयर ले लो 2 शेयर ले लो, ऐसे नहीं होता। हम कह रहे हैं 1 लॉट ले लो, 2 लॉट ले लो। आप शेयर्स खरीद रहे हो, आप ओनरशिप खरीद रहे हो, 1-2 शेयर हम नहीं दे रहे, हम आपको लॉट्स दे रहे हैं। तो सपोज़ एक लॉट में 100 शेयर्स हैं, एक इन्वेस्टर है कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, मिनिमम कितने खरीदने पड़ेंगे, मिनिमम 1 लॉट तो खरीदना पड़ेगा ना आपको, ऊपर आप कितना भी खरीदो, मिनिमम 100 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। अगर कंपनी स्प्लिट नहीं करती ये शेयर्स, शेयर 10 रुपए के थे, कंपनी ने स्प्लिट कर दिए, शेयर हो गए 2 रुपए के। इससे फ़र्क क्या पड़ा, 1 लॉट खरीदने के लिए पहले 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे, अब कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 200 रुपये। तो क्या हम कह सकते हैं जिन लोगों की रेंज में इस कंपनी के शेयर्स पहले नहीं आ रहे थे, मान लीजिए इस इन्वेस्टर के पास सिर्फ 600 रुपये थे, तो क्या ये इस समय इस कंपनी के शेयर खरीद सकता था, नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी डिमांड कर रही थी कंपनी, 1000 रुपये, इसके पास 600 रुपये हैं। लेकिन अब सेकंड केस में अगर शेयर 2 रुपये का है तो डाल सकता है कंपनी में पैसा, डाल सकता है, इसी में तुम 2-3 ज़ीरो और बढ़ा लो।
तो तुम्हारे दिल से आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इतना पैसा हमारे पास है, हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या करें कैसे करें। तो कंपनी शेयर्स को स्प्लिट कब करती होगी, किस ऑब्जेक्टिव से करती होगी? ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की रीच में हमारा शेयर पहुंच जाए। जैसे अभी 22 चल रहा है, 2018 में एप्पल ने स्प्लिट किया था शेयर्स। 2018 में एप्पल ने अपने शेयर्स जो हैं स्प्लिट किए थे। उससे क्या होता है, स्प्लिट करने से सिर्फ इतना, मार्केट में जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनके हाथ में भी आपके शेयर्स पहुंच जाते हैं। अगर हम अकाउंटिंग वाइज बात करें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, जर्नल एंट्री हम क्या बनाते हैं, हम सिंपली इतना करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये डेबिट, ख़त्म कर दिया उसको हमने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये क्रेडिट। अभी सिर्फ सुन लो, लिखवाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में। हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री में, अगर हम शेयर स्प्लिट कर रहे हैं, कंपनी ने कहा पहले 10 रुपये का था, अब 2 रुपये का होगा, 10 रुपये वाला ख़त्म कर दो, 2 रुपये वाला क्रिएट कर दो। टोटल शेयर कैपिटल सेम रहने वाली है ना, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाले हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये। नरेशन में आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हैव नाउ इंक्रीज्ड 2। देखिए जैसे इस एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारे पास 30,000 शेयर्स हैं 10 रुपये के हिसाब से। अगर मैं एक शेयर को 5 शेयर में बांट रही हूँ, क्या वो ऊपर वाला तो ऑथोराइज्ड है ना? तो कितने शेयर्स बनेंगे? एक शेयर के 5 शेयर बन रहे हैं, तो 30,000 शेयर्स के 1,50,000 शेयर्स। मतलब अभी मेरे पास है 30,000 शेयर 10 रुपये पे, 3 लाख का अमाउंट। अब मेरे पास हो जाएंगे 1.5 लाख शेयर्स 2 रुपये पर। अमाउंट कितना रहने वाला है? 3 लाख। तो स्प्लिट करने से अकाउंटिंग में फ़र्क नहीं आता, स्प्लिट करने से बैलेंस शीट में फ़र्क नहीं आता, लेकिन मार्केट में स्मॉल इन्वेस्टर्स के हाथ में हमारे शेयर्स जो हैं पहुंच जाते हैं। जितने ज़्यादा लोग आपके शेयर्स लेते हैं, ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, कंपनी की ब्रांड वैल्यू उतनी ही जो है राइज करती है। तो यहाँ पर एक ये नया पॉइंट था कि भाई हम शेयर्स को स्प्लिट कर रहे हैं। बाकी देखें क्या कर रहे हैं। टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। टू रिडीम 9% डिबेंचर्स, टू रिडीम 9% डिबेंचर्स, मतलब इस कंपनी को शेयर्स तो रिडीम करने ही हैं, इनके डिबेंचर्स का भी रिडेम्पशन डेट आ गया है और उनको भी रिडीम करना है। टू रिडीम 9% डिबेंचर्स बाय मेकिंग ऑफर टू द डिबेंचर होल्डर्स, ऐसा हमने कहीं पहले भी पढ़ा था। ऑफर टू द डिबेंचर होल्डर्स, आप चाहे कैश ले लो, चाहे आप शेयर्स ले लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पढ़ा था हमने। कुछ कुछ याद आ रहा है? नहीं तो मैं आज की क्लास से पुराने चैप्टर रिवाइज कराऊंगी। तो देखो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पढ़ा था कि डिबेंचर्स हैं हमारे पास, कंपनी ने हमें ऑप्शन दिया है, चाहे आप कैश ले लो चाहे आप शेयर्स ले लो। वो हमने पढ़ा था इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कंपनी यहाँ पे भी क्या कर रही है, मेकिंग ऑफर टू डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर और एक्सेप्ट कैश ऑन रिडेम्पशन। कह रहे हैं भाई या तो कैश ले लो या तो शेयर्स ले लो, आपकी मर्जी है। हमें डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, मतलब हम आपका पैसा वापस करेंगे, तो या तो आप हमसे पैसा ले लो या आप ऐसा समझो हमने आपको डिबेंचर्स के बदले शेयर्स दे दिए। कंपनी कह रही है हम शेयर्स देंगे 10 रुपये पर,
अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो। और हमने ऊपर देखा है शेयर स्प्लिट हो रहे हैं 2 रुपये पर। तो जहाँ पर ये काम हो रहा है, स्प्लिटिंग भी हो रहा है, इशू भी हो रहा है, पहले क्या हुआ होगा, जो जिस मैनर में लिखा है क्वेश्चन में, पहले स्प्लिटिंग हुई है, बाद में ये ऑफर जाएगा। इसका मतलब 10 रुपये के शेयर का मतलब है 2 रुपये फेस वैल्यू, 8 रुपये प्रीमियम। कंपनी ने कहा ऑफर टू डिबेंचर होल्डर्स एट ₹10 पर शेयर। हमने कहा भाई 10 रुपये का शेयर तो पहले था, इन्होंने स्प्लिट करके कर दिया 2 रुपये का, तो ये 10 रुपये कौन सी वैल्यू है? तो इस केस में फेस वैल्यू 2 रुपये रहेगी, मतलब ये शेयर 8 रुपये के प्रीमियम पर डिबेंचर होल्डर्स को इशू किए जाएंगे। उससे फ़ायदा ये भी होगा, कंपनी के पास आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद कह रहे हैं टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। लग रहा है इस मीटिंग में जो बैठे हैं कसम खा के आए हैं हम सारे प्रोविजंस लगाएंगे, हम स्प्लिट भी करेंगे, शेयर्स भी रिडीम करेंगे, डिबेंचर्स भी रिडीम करेंगे। अब कोई कसर रह गई थी तो क्या कह रहे हैं, हम बोनस भी इशू कर रहे हैं। इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 3 हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? जो डेट कंपनी अनाउंस करती है कि हम इस दिन देखेंगे जितने शेयर्स इशूड हैं, बदले में हम आपको बोनस शेयर्स दे देंगे। याद है वो जो ईमेल थी उसमें भी आपको मैंने दिखाया था रिकॉर्ड डेट लिखा हुआ होता है, याद है? नहीं, मैं देखूं शायद अगर मेरे पास अभी होगी। ईमेल तो है पर किसके थे बोनस शेयर्स? TCS तो है ही नहीं यहाँ पे। इन्फोसिस, ये साहिल ऐसी अपना गप तुक्के मार रहा है। साहिल अब नहीं हुआ ना इन्फोसिस में तो देखना, और हुआ तो ठीक है। इन्फोसिस का तो डिविडेंड आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं रिकॉर्ड डेट। ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डिविडेंड ही हमारा। मुझे लगा मैंने आपको बोनस इशू का भी दिखाया था, तो मैं आपको बोनस का भी दिखाऊंगी। बोनस शेयर्स भी अभी इशू हुए हैं, लास्ट मंथ ही किए हैं कंपनी ने। ये देखो, ये जैसे डिविडेंड का है तो यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रूव द क्लोजर ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर ट्रांसफर बुक्स Friday, June 17 to Tuesday, June 28 for taking record of the members of the company। तो ये कह रहे हैं इनकी रिकॉर्ड डेट क्या है, June 28। पहले से ईमेल आ जाता है, पहले से वो बता देते हैं ये हमारी रिकॉर्ड डेट है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिविडेंड इशू होंगे। चाहे हम डिविडेंड की बात करें, चाहे हम बोनस की बात करें, दोनों में ही हमें क्या चाहिए होती है, रिकॉर्ड डेट। अगर याद कर सको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, डिविडेंड में भी चक्कर रहता था कि हमें कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, और फिर जो मिलेगा किस पे हमारा हक है, जिस पे हक नहीं है उसको हम बोलते थे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और उसको हम डिविडेंड नहीं दिखाते थे, कॉस्ट में से हम माइनस करते थे। तो डिविडेंड में भी ये चक्कर है, ऐसा नहीं है आज की डेट में जो शेयर है मिलेगा, वो इशू बोनस पे है। तो कंपनी एक डेट डिसाइड कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड डेट। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई जो हमारी रिकॉर्ड डेट है उसके अकॉर्डिंग हम बोनस दे देंगे इन द रेशियो ऑफ 1 for every 3 हेल्ड। ठीक है। ऑन 10th July 19 मीटिंग कब हुई हमारी, 20th June। On 10th July, investments were sold for ₹5,55,000 and preference shares were redeemed. 40% of the debenture holders exercised their option to accept cash
and their claims were settled on 1st August. इतनी सारी डेट्स का मतलब है जर्नल एंट्री जब लिखेंगे डेट्स की सिग्निफिकेंस होगी, ध्यान से डेट लिखना होगा इस बार, उसके भी नंबर रहेंगे। उसके बाद कंपनी फिक्स्ड 5th September एज रिकॉर्ड डेट एंड बोनस इशू वॉज कंक्लूडेड बाय 12th September. यू आर रिक्वेस्टेड, अभी तक कहते थे रिक्वायर्ड, उनको भी लगा होगा ज़्यादा पूछ लिया हमने। यू आर रिक्वेस्टेड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस। You are requested to journalize the above transactions including cash transactions. क्या हम कह सकते हैं अगर ये शब्द ना भी होते, अगर ये शब्द ना भी होते तो भी हम कैश की जर्नल एंट्री बनाते ना, या हम छोड़ देते कैश वाला पार्ट? नहीं। तो ये लिखे हो ना लिखे हो डजेंट मैटर, हम तो जर्नल वैसे भी बनाते। तो you are requested to journalize the above transactions and prepare balance sheet as at 30th September. All workings should form part of your answer. तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज़ बनानी है हमें, पहले एंट्रीज़ बनाते हैं बाद में बैलेंस शीट। आपको पता है ये जो क्लास में मेहनत कर रहे हो ना आप लोग, ये सारे फॉर्मेट बना बना के जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मेहनत जो है ना ये आपके पेपर्स के अंदर साफ साफ झलक रही है। और उसका बेनिफिट देखो, आपको शायद पता होगा कि आपके जो पेपर्स होते हैं वो हमारी टीम है, पेपर्स की टीम है, वही पेपर्स बनाते हैं और वही आपका पेपर्स जो है चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास तो पेपर आता है बनने के बाद, तो एक बार मैंने गो थ्रू कर लिया, फिर उनका सोल्यूशन सेट आता है, मार्किंग स्कीम आती है, एक बार मैंने गो थ्रू कर लिया, बाकी बनाएंगे वही, चेकिंग वही करेंगे। और उसमें हमारी टीम में मेंबर्स ऐसे भी हैं जो आईसीआई के पेपर्स चेक करते हैं। ठीक है, पर ये बताना नहीं है तुमने किसी को, मैंने तुम्हें बताया बस। ठीक है, तो उन्होंने मुझे अभी बताया आपका जो लास्ट अकाउंट्स का पेपर हुआ है, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि मतलब ये पेपर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, दो उनकी शिकायत है कि ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे। उनकी शिकायत ये है कि थोड़े से बच्चे क्यों दे रहे हैं पेपर, बट उन्होंने कहा ये पेपर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी राइटिंग तो हमने कभी फाइनल पेपर्स में आज तक देखी नहीं, और जितने नीट एंड क्लीन तरीके से हैं, मुझे स्टूडेंट का नाम नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने बोला जर्नल एंट्रीज़ भी बनाई हैं, तो उसके बाद भी एक लाइन ड्रॉ कर रखी है कि भाई हमें समझ में आ रहा है, पहली जर्नल एंट्री है, दूसरी है, तीसरी है। एंड उनके शब्द सुनो कि अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है, मार्किंग स्कीम के हिसाब से 8 बन रहे हैं, हमारा हाथ अपने आप ही खुला है कि 10 दे दो, 11 दे दो। बच्चे ने मेहनत बहुत करी है। जो मैं आपको बता रही थी प्रैक्टिकल चीज़ होती है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है ये। आपको जब पेपर चेक होता है, रियल जो आपका पेपर होगा, थाउजेंड्स ऑफ पेपर आ रहे हैं पेपर चेकर के पास, और उनके पास एक टाइम लिमिट होती है, उनको चेक करके देना है, तो वो फटाफट फटाफट देख रहे हैं। उसमें अगर आपका पेपर फॉर्मेट में है, राइटिंग अच्छी है, समझ में आ रहा है, राइटिंग अच्छी मतलब सजाने नहीं बैठना हमें, लेकिन हमें समझ में आ रहा है क्या लिखा है। तो अभी तो आपका 3rd टेस्ट ही हुआ है ना अकाउंट्स का, सिर्फ 3rd टेस्ट हुआ है। तीसरे टेस्ट में आप यहाँ तक पहुँच गए हो कि वो कह रहे हैं कि अगर 8 नंबर भी देना होता है ना तो 10, 11। हमारा हाथ एकदम खुला है कि बच्चे इतने अच्छे से पेपर कर रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से 1st टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ होगा, 3rd टेस्ट तक आते आते बहुत सी चीज़ें आप में इम्प्रूव हुई होंगी जो बच्चों ने रेगुलरली दिया है। तो आप देखोगे अगर 3rd टेस्ट तक इतना है, जैसे जैसे टेस्ट देते जाएंगे वैसे वैसे परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। तो सोचो पेपर में जब जाएंगे तो कम से कम इतना तो होगा, सब सिली मिस्टेक ख़त्म हो गई हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है, मतलब 90% बैटल हम लड़ चुके होंगे पेपर से पहले। 10% रह जाएगा कि भाई उस दिन पेपर में क्या होता है, आपके कौन से कर्म सामने आते हैं,
पाप वाले या पुण्य वाले, लेकिन 90% बैटल हम लड़ चुके होंगे। तो जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो भी अपनी किस्मत खुद ही लिख रहे हैं। कोई ऊपर बैठा आपकी किस्मत नहीं लिख रहा, वो आपको सिर्फ गाइडेंस दे रहा है, चॉइस आपकी है। तो किस्मत आप खुद ही लिख रहे हो, तो कैसी लिखोगे? कैसे लिखोगे? बेस्ट लिखो। किसी भी वजह से अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो अब से देना शुरू करो। पेपर आपका है, रिजल्ट भी आपका है, चॉइसेस आपकी कैसी होनी चाहिए? आपके गोल से रिलेटेड। आपका गोल क्या है? अकाउंट्स में 90 नंबर आ जाएं, 90+। और चॉइस क्या है? टेस्ट में एक भी नहीं दूंगा। देख रहे हो डिफरेंस? चॉइसेस, गोल्स। इकोनॉमिक्स कहती है कंज्यूमर शुड बी रैशनल। रैशनल मतलब योर चॉइसेस शुड बी कंसिस्टेंट विद योर गोल्स। चॉइस कहीं और ही जा रही है, गोल कहीं और ही जा रहा है। गोल 90+, चॉइस टेस्ट के लिए टाइम नहीं है, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आज का मुझे पता नहीं क्या सोच कर आए हो, अगली बारी से ध्यान से खुद को प्रिपेयर करो कि टेस्ट देते जाओ और अपनी परफॉर्मेंस हर टेस्ट में इम्प्रूव करते चलो, ठीक है? चलो, जब तक मैं सत्संग दे रही थी तुम लोग तो फॉर्मेट बना लिया होगा। चलो, जिन्होंने बना लिया आप जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट हम किसी भी जर्नल एंट्री से कर सकते हैं, पर हम स्प्लिट वाली से स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। हाँ जी, करें स्टार्ट। बना लिया सबने फॉर्मेट? भाई स्टार्ट करेंगे हम स्प्लिट की जर्नल एंट्री से। देखो क्या डेट समझ में आ रही है? किस दिन करें? 1 जुलाई, है ना? सीधा सीधा डेट मेंशन्ड है, तो लिखते हैं हम 1 जुलाई। इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹10। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2। अमाउंट हमारा सेम रहेगा 3 लाख। नरेशन लिखते हैं इसकी, बीइंग इक्विटी शेयर्स of ₹10 each splitted into 5 equity shares of ₹2 each। सिंपल सी नरेशन है, कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना लिखा। 10 रुपये का शेयर स्प्लिट हो गया है 5 शेयर्स में, एवरी शेयर ऑफ ₹2 ईच। इसके बाद देखो अगली एंट्री कौन सी करें, डेट वाइज करना पड़ेगा हमें। शेयर्स की रिडेम्पशन की बात करें, क्या डेट समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाली जो डेट है उसी के साथ लास्ट में लिखा है एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड। तो यानी कि दोनों काम 10 जुलाई को हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी बेच रहे हैं, शेयर्स भी रिडीम कर रहे हैं। पहले कौन सा काम करें? पहले इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, फिर शेयर्स रिडीम करेंगे। तो 10 जुलाई
पहले इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, देखो आराम से प्रॉफिट या लॉस। 5,55,000 पे बिक रही है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी 490 की है, बेच रहे हैं हम 555 पर, यानी कि हम बेच रहे हैं इनको प्रॉफिट पर। इन्वेस्टमेंट के साथ जो ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका क्या करें हम? वो हम यूज़ करते अगर हमें वैल्यूएशन करनी होती। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स valued at cost or fair value, whichever is lower, market price shall be taken as fair value। वैल्यूएशन कर रहे होते तो देखते, फिलहाल मार्केट वैल्यू किसी काम की नहीं, बुक वैल्यू से कंपेयर करना होगा। बुक वैल्यू 4,90,000, सेल प्राइस 5,55,000, इन्वेस्टमेंट बेचने पर हमें हो रहा है प्रॉफिट। ट्रांसफ़र करते हैं P&L में। वो ना थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका हिल गया है, देखो अलाइनमेंट ठीक कर लेना आप, क्योंकि लास्ट में ना ये टोटल है 2510। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 340 नहीं है, 490 है। $65। नरेशन सिंपल रहेगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन प्रॉफिट। उसके बाद सेम डेट पर 10 जुलाई पहले अमाउंट ड्यू करते हैं, फिर हम पेमेंट करेंगे। रिडेम्पशन हमारा प्रीमियम पर हो रहा है, तो पहले अमाउंट ड्यू करते हैं फिर पे करेंगे। देखिए अमाउंट देख लीजिएगा, कैपिटल हमारा 5 लाख का है, प्रीमियम हमारा 5% है।
तो 10 जुलाई को पहले हम इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, फिर हम शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, और सेक्शन 55 कह रहा है CRR उसी दिन बनाओगे जिस दिन आप शेयर्स रिडीम करोगे। तो इसलिए 10 जुलाई को एक और हमारी एंट्री बनेगी ट्रांसफ़र टू CRR की। CRR का अमाउंट देखें कितना बनाना है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड 5 लाख। क्या हम रिडेम्पशन के लिए कोई नए शेयर इशू कर रहे हैं? नहीं। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड 5 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स निल, तो CRR बनाना है 5 लाख रुपए का, जितना प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू है। अब देखिए फ्री रिजर्व है कि नहीं है, हमारे पास होने चाहिए तभी हमने शेयर्स इशू नहीं करे। यस, हमारे पास जनरल रिजर्व है 650, P&L है 40, तो भाई जनरल रिजर्व यूज़ कर लेते हैं। तो हम एंट्री बनाते हैं जनरल रिजर्व टू CRR। CRR नहीं लिखना पेपर में, पूरा लिखना है टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। नरेशन में फिर लिख सकते हो CRR। नरेशन क्या बनाओगे? बीइंग CRR क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। ये हमारी नरेशन है, बीइंग CRR क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। अच्छा, एक मैं चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखवाना चाह रही थी। यहाँ पर जो हमने पहली नरेशन लिखी है ना, इसमें भी हम ऐड करेंगे एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन। बोर्ड्स रेजोल्यूशन हम वहाँ ऐड कर सकते हैं जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, जहाँ पर भी इसका इशू आ रहा है, इसका स्प्लिटिंग आ रहा है, वहाँ पर हम ऐड करेंगे एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन। तो CRR की नरेशन होगी बीइंग CRR क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। वर्किंग नोट हमारा सबसे पहला बनेगा कैलकुलेशन ऑफ CRR। तो पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज इसमें हैं, एक पेज तो आपका लग ही जाएगा। कौन से एक्ट में आएगा? मैं ना कूद जाऊंगी सेकंड फ्लोर से। अब कौन से एक्ट में आएगा? बोले सेक्शन भी बता रहा है साथ में। कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013। हम कंपनी से रिलेटेड जब भी एक्ट बोलेंगे कौन सा होगा वो? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उम्मीद करना आगे से मैं नहीं कूदूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रहूँ, ये जिम्मेवारी तुम पर है। खबरदार जो तुमने ऐसे क्वेश्चन पूछे। कौन सा एक्ट होगा? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन आपको नरेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या लिखोगे? एज पर दी एक्ट। अच्छा, वर्किंग नोट क्या कह रहे हो, लास्ट में बनाएं? लास्ट में बना लेना, बस पहले मत बनाना पेपर में। ठीक है, पहले वर्किंग नोट बाद में जर्नल, ऐसा नहीं करना, लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगली डेट ढूंढो भाई, क्या काम करें? अच्छा देखो, इसमें मैंने अभी एक काम छोड़ दिया है, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो लास्ट में करेंगे हम, एंड में।
लेकिन CRR तो इसी दिन बनाना ज़रूरी था, इसलिए CRR बना दिया है। वो P&L से राइट ऑफ करना है, वो लास्ट में करेंगे। यस 40% वाला वो जो डिबेंचर होल्डर्स का है ऑप्शन डिबेंचर्स की रिडेम्पशन, वो काम करते हैं 1 अगस्त इसकी डेट आ रही है। डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम कैसे करेंगे वो सेकंड एंट्री है। पहली एंट्री तो क्या बनेगी, ड्यू करते हैं अमाउंट जो हमें इनको रिडेम्पशन करना है। तो क्या हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं, क्या बनेगी 9% आ रहा है ना, 9% डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, अभी लिखना नहीं। क्या एंट्री बनेगी 9% डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। अब देखो ये जो रिडेम्पशन है हमारा, ये जो रिडेम्पशन हो रहा है ये हो रहा है 1 अगस्त को, और साल हमारा कब ख़त्म हो रहा है, पहले वाली बैलेंस शीट देखो 31 मार्च, वो 30 सितंबर तो उन्होंने आपको बोला है कि अब ये सारा करके ना बैलेंस शीट बना दो। हमारा साल कब ख़त्म हो रहा है वो जो बैलेंस शीट गिवन है वहाँ से पता चलेगा। 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग है, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं हम 1 अगस्त को, तो भाई अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के इंटरेस्ट का क्या होगा, वो भी हमें उनको देना होगा। तो अगर आप डिबेंचर्स को कभी भी बीच में रिडीम करते हो तो ध्यान रखना उनका कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो उनको देना पड़ेगा। क्वेश्चन कहे या ना कहे हम इंटरेस्ट जो है साथ में पे करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी अब पूरी, 9% डिबेंचर्स डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। चलिए लिखते हैं एंट्री। %9 debentures debit 250. इंटरेस्ट डेबिट अमाउंट देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन वर्किंग नोट में शो होगा, मैं भी यहीं पे लिख देती हूँ। $250 के हमारे डिबेंचर्स हैं, 9% का हमारा रेट है, टाइम हम देख रहे हैं 4 months, 75,000 100। फर्स्ट अगस्त है तो इसलिए अगस्त लेना नहीं है। ये गलती हो ही जाती है कि हम अगस्त में आ गए तो गलती से 5 months ले लें, तो ध्यान रखना 1 अगस्त मतलब 31 जुलाई, तो 4 महीने का इंटरेस्ट बनेगा टू डिबेंचर होल्डर्स। Being amount payable to debenture holders, along with interest। सिंपल नरेशन है, बीइंग अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। उसके बाद 1 अगस्त को ही ये रिडेम्पशन हम करेंगे। अब पहले आप कैलकुलेट करो रिडेम्पशन कैसे हो रहा है, कितना कैश देना पड़ेगा, कितने शेयर्स देने पड़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 40% ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स exercised their option to accept cash। 40% कह रहे हैं हमें कैश दे दो, मतलब 60% कह रहे हैं हमें शेयर्स दे दो।
हाँ जी, कितना बता रहे हो? कैश है 1,03,000 और शेयर्स 154,500। देखो और भी कोई आंसर आ रहा है? सबका यही आंसर आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं हम। 40% डिबेंचर होल्डर्स ने कहा है वो कैश लेंगे, तो 2500 हमारे पास टोटल डिबेंचर्स हैं। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 40%, 60%। 40% यानी कि 1000 डिबेंचर होल्डर्स ये कह रहे हैं हम कैश लेंगे। 1500 डिबेंचर होल्डर्स ये कह रहे हैं हम शेयर्स लेंगे। तो ठीक है, जो कैश लेगा 1000 इंटू में 100, आप 100 रुपये कैश ले जाओ। जो शेयर्स लेगा इनका बनता था भाई 1500 इंटू में 100, यही आपकी वैल्यू बनती है रिडेम्पशन की। एक डिबेंचर पे 100 रुपये, 1500 डिबेंचर पे 1500 इंटू में 100। लेकिन आपको हम पैसा नहीं दे रहे, शेयर दे रहे हैं। एक शेयर हम दे रहे हैं 10 रुपये पर आपको, तो हम शेयर्स कितने इशू करेंगे? 15,000। टोटल हमारे 2500 डिबेंचर्स हैं। इंटरेस्ट को हमने अलग कर दिया है क्योंकि वो तो कैश में जाएगा ही जाएगा। 7500 का अमाउंट तो कैश में पे करना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब आते हैं नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर्स की। 2500 डिबेंचर्स हैं हमारे पास। 40% होल्डर्स कह रहे हैं हम कैश लेंगे। 1000 डिबेंचर होल्डर्स को कैश चाहिए, तो एक डिबेंचर के बदले 100 रुपये मिलेंगे आपको। रिडेम्पशन एट पार हो रहा है, प्रीमियम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। 60% डिबेंचर होल्डर्स कह रहे हैं हमें शेयर्स चाहिए, तो भाई आपको हमें रिडेम्पशन वैल्यू देनी थी 1500 डिबेंचर्स पे 100 रुपये। हम आपको शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर हमारा 10 रुपये का इशू प्राइस है। आपको एक शेयर के बदले 10 रुपये मिलेंगे, हमारा इशू प्राइस 10 रुपये है। तो डिवीज़न किससे होना है? इशू प्राइस से। हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमेशा डिवीज़न इशू प्राइस से होता है। सिर्फ एक सिचुएशन, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, क्योंकि प्रीमियम हम यूज़ नहीं कर सकते रिडेम्पशन के लिए, इसलिए हम डिवीज़न किससे कर रहे हैं? फेस वैल्यू से, सिर्फ उस केस में। अदरवाइज डिवीज़न हमेशा किससे रहता है? इशू प्राइस से। आप इशू कितने पे कर रहे हो? 10 रुपये पे। हाँ, इसमें 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 8 रुपये का प्रीमियम है। तो जैसे हमने किया था ना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था शायद हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें क्या था? हम शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपये के, 2 रुपये प्रीमियम पे। हमने चेक किए थे नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये चेक करने के लिए हमने किया था 10,000 इंटू में 100 अपॉन में 10। 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये का प्रीमियम, इशू प्राइस 12 रुपये है। लेकिन यहाँ हमने किया था डिवीज़न बाय 10। उसका कारण है, हम सेक्शन 133 कंपनी है, हम सिक्योरिटी प्रीमियम को रिडेम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 10 रुपये से, क्योंकि हमें फेस वैल्यू से 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। फेस वैल्यू से प्रीमियम मिला के 10 ले लेंगे तो हमारे पास 10 आएगा ही नहीं।
ये सिर्फ यहाँ पर है कि हम फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, बाकी कहीं पर भी चलेंगे डिवीज़न हमारा इशू प्राइस से होगा। तो डिवाइड करेंगे 10 रुपये से 15,000 शेयर्स, तो इसकी फेस वैल्यू देखें तो 15,000 इंटू में 2, 30,000 रुपये की फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम देखें 15,000 इंटू में 8, 1,20,000। अब हमारा जो कैश है इसमें हम इंटरेस्ट मिला देते हैं 7,500, तो कैश हमारा बन गया 1,07,500। ये हमारा कैश से जाएगा, बाकी के लिए हम शेयर्स जो हैं इशू कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट देखें हमारा मैच हो रहा है या नहीं। डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू किया था 257,500 से। अब देखो 1,07,500 प्लस 30 प्लस 120 हो रहा है। 257,500 को इस तरीके से रिडीम किया जाएगा, जिसमें 7,500 इंटरेस्ट हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि इसका शेयर्स कन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है, ये तो डिबेंचर होल्डर्स को हम देंगे ही। तो 1 लाख रिडेम्पशन का कैश, 7,500 इंटरेस्ट का कैश, और साथ ही साथ हम इशू करेंगे शेयर्स। अब बनाते हैं जर्नल एंट्री। ये वर्किंग आपको लिखना है, लास्ट में लिखोगे? चलो चाहो तो लास्ट में लिख लेना, लास्ट में दिखा दूंगी। अभी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। सेम डेट 1 अगस्त। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, $257,500, to bank account 1,07,500, to share capital 30, to securities premium 120. Being debenture holders redeemed as per working note number. हम यहाँ नरेशन में नहीं लिखेंगे सारी स्टोरी। 40% एक्सरसाइज, 60% इक्विटी शेयर्स, हम यहाँ सिर्फ वर्किंग नोट नंबर देंगे। वर्किंग नोट में हमने डिटेल्स दे रखी हैं कि 40% ने कैश लिया है, 60% ने शेयर्स लिए हैं, फिर हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकाले हैं, फेस वैल्यू प्रीमियम भी निकाला है, सारी डिटेल्स वहाँ पर हैं। तो नरेशन को बड़ा नहीं करना, नरेशन में सिंपली वर्किंग नोट का नंबर डालना है। फिर उसके बाद देखो 1 अगस्त के बाद अगला हम क्या करें, बोनस शेयर्स इशू करते हैं। अब देखो हमारे पास ना 2 डेट हैं। कंपनी फिक्स्ड 5 सितंबर एज रिकॉर्ड डेट
एंड बोनस इशू वॉज कंक्लूडेड बाय 12 सितंबर। 5 सितंबर को जितने शेयर्स थे उनको बोनस मिल जाएगा। ये काम हमारा ख़त्म हुआ है 12 सितंबर को जाके। अब इस केस में क्या करेंगे, हमें 2 जर्नल एंट्री बनानी है ना। रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करें टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और बोनस को फिर हम इशू कर दें एज इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे ऑन 5th और शेयर्स को इशू कर देंगे ऑन 12th। तो जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो भाई 5 सितंबर रिजर्व्स ट्रांसफ़र करते हैं। रिजर्व्स डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। सबसे पहले बोनस का अमाउंट निकालते हैं, कितना शेयर्स नॉमिनल वैल्यू हम इशू कर रहे हैं एज बोनस। फॉर एवरी 3 शेयर्स 1 बोनस शेयर। हमें देखना है हमारे पास शेयर्स कितने हैं। हमारे पास शेयर्स देखने के लिए बैलेंस शीट भी देखनी है, प्लस जो जर्नल एंट्रीज हो गई हैं 5 सितंबर से पहले तक। तो वो सारा काम मिला करके बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्रीज, देखिए हमारे पास इस समय कितने इक्विटी शेयर्स हैं। 1,65,000 शेयर्स। साहिल का जवाब बिल्कुल सही है, 1,65,000 शेयर्स। देखिए कैसे आ रहे हैं 165। देखो हमारे पास बैलेंस शीट में कितने थे, बैलेंस शीट में हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी शेयर्स की, 3 लाख, है ना, 30,000 शेयर्स आ रहे थे। बैलेंस शीट वाले हमने ख़त्म कर दिए थे फर्स्ट जर्नल एंट्री में, बैलेंस शीट वाले ख़त्म। हमारे पास फिर कौन से आए, 150 शेयर्स एट अ रेट ऑफ ₹2। तो 30,000 शेयर्स अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है, और 1.5 लाख शेयर्स का जन्म हो गया है। तो हमारे पास है 1.5 लाख शेयर एट अ रेट ऑफ ₹2। उसके बाद कहीं शेयर्स, तो 10 जुलाई को शेयर्स नहीं आए, 1 अगस्त को फिर शेयर आए। कितने शेयर्स आए, 15,000 शेयर्स। तो यानी कि आज की डेट में इस कंपनी के पास हैं 1,65,000 शेयर्स। सो फॉर 1,65,000 शेयर्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेना 165 कैसे आए। 1,50,000 शेयर्स स्प्लिट होने के बाद प्लस हमारे 15,000 शेयर्स जो थे वो हमने इशू किए हैं डिबेंचर होल्डर्स रिडेम्पशन पर। तो 165 के लिए कितने बोनस शेयर्स, 55,000 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू। $55,000 इंटू में 2, हमारे शेयर्स अब ₹2 के हैं। बोनस शेयर्स के लिए जो हमें अमाउंट चाहिए होगा दैट इज़ 1,10,000 रुपीज़। इतना अमाउंट रिजर्व से ट्रांसफ़र कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम जो रिज़र्व यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व,
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L। इन्हें इसी सीक्वेंस में यूज़ करना है। सबसे पहले CRR यूज़ होगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ होगा, फिर जनरल रिजर्व P&L में से तो फिर आप कुछ भी यूज़ करो। तो सबसे पहले CRR देखो है हमारे पास, अभी अभी बनाया था हमने 5 लाख रुपीज़ का, CRR को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी CRR। मैंने 2-3 लाइंस छोड़ दी थी कि पता नहीं कौन कौन सा रिज़र्व यूज़ करना पड़े, बट अभी सीधा CRR में पैसा है ही, तो भाई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैपिटलाइज्ड, being capital redemption reserve capitalized as per working note number। CRR को हमने कैपिटलाइज कर दिया है, नंबर हमने वर्किंग नोट का दे दिया है। भाई 110 अमाउंट कहाँ से आया है वो सारा का सारा वर्किंग नोट में डिटेल दिया हुआ है। ये जो हमने लिखा है बीइंग CRR कैपिटलाइज्ड, बोनस इशू को अकाउंट्स के शब्दों में कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉ क्या कहता है? बोनस इशू। अकाउंट्स क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अकाउंट्स कहता है इसमें आपने इतना भी कुछ किया नहीं, जो रिजर्व था उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में, तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। इसलिए नरेशन क्या है? बीइंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैपिटलाइज्ड। अगर हम 2-3 रिजर्व यूज़ कर रहे होते तो बीइंग रिजर्व्स कैपिटलाइज्ड। ठीक है, क्लियर। अब आगे आ जाएं, फिर 12 सितंबर, उससे पहले तो कुछ नहीं हो रहा नहीं, तो भाई 12 सितंबर बोनस को फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं शेयर कैपिटल में। $1,10,000। नरेशन लिखेंगे, जहाँ हम बोनस इशू कर रहे हैं उस एंट्री में नरेशन लिखेंगे बीइंग bonus issued in the ratio of 1 share for every 3 shares held। बोनस इशू कर दिया हमने, 12 सितंबर तक हम आ गए। इसके बाद और कुछ नहीं हुआ, लास्ट डेट पर आते हैं 30 सितंबर। 30 सितंबर को क्या क्या करें? एक तो वो प्रीमियम राइट ऑफ कर देते हैं रिडेम्पशन वाला, दूसरा एक काम और करना है, वेरी गुड,
वेरी गुड डिम्पल, एक्सीलेंट। वो जो हमने इंटरेस्ट निकाला था ऑन डिबेंचर्स, उसको भी इस बार कहाँ ले जाएंगे हम, P&L अकाउंट के अंदर। तो लास्ट एंट्री बनाते हैं हम 30 सितंबर। देखें जनरल रिजर्व P&L कितना पैसा है हमारे पास। देखो प्रीमियम और रिडेम्पशन में तो चॉइस है, चाहे जनरल रिजर्व से निकाल लो चाहे P&L से, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये तो P&L से ही निकलेगा। पहले ये काम कर लेते हैं, P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। being interest transferred to profit and loss account. उसके बाद हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करेंगे। देखो कहाँ से पैसा निकालें, जनरल रिजर्व से निकाल लेते हैं, बेस्ट है। जनरल रिजर्व टू प्रीमियम, $25,000। जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई हमारी, लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी क्या बनानी है हमें, बैलेंस शीट। तो चलिए चॉकलेट बैलेंस शीट आपके लिए, बैलेंस शीट बनाइए। जो सबसे पहले बनाएगा यहाँ पे सही से ही एक चॉकलेट, उसकी फॉर्मेट आपको गिवन है ही, जैसे पुरानी बैलेंस शीट आ रही है वैसी ही आपकी नई बन जाएगी। फॉर्मेट तो बल्कि हमारा सही नहीं है, जो क्वेश्चन में आ रहा है हम सही से बनाएंगे, जैसे हमने सीखा था ना फॉर्मेट कंपनीज एक्ट का, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे बैलेंस शीट हमारी 30 सितंबर। चार कॉलम्स आएंगे हमारे, एक कॉलम हम खाली ही छोड़ देंगे प्रीवियस ईयर अमाउंट्स वाला। हाँ जी, ये सब हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है। ऑथोराइज्ड, इशूड, हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ फाइनल अमाउंट आएगा, डिटेल्स हमारी नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगी।
अच्छा, ये तो एक्चुअली हम लोग 30 सितंबर बना रहे हैं, बीच में बना रहे हैं हम, हमारा प्रीवियस ईयर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम एक्चुअली 31 मार्च नहीं बना रहे ना, ये तो बीच बीच में ही हमसे बैलेंस शीट मांगी थी, तो इसलिए यहाँ तो हम नहीं भी बनाए, रादर ना ही बनाए हम यहाँ पर। तो पर्टिकुलर्स, नोट्स और हमारे अमाउंट्स एज एट 30 सितंबर। फॉर्मेट बना के फिर एक बार ज़रा देखना बैलेंस शीट कैसी दिख रही थी, वो जो हमने देखी थी, कौन सा पेज नंबर था, 179। 179 पेज नंबर पे देख लो बैलेंस शीट कैसी दिख रही थी, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना। अभी तो हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या क्या हमारे हेडिंग्स थी। तो देखो, दो मेन हेडिंग तो याद आ गई, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट। तो सबसे पहले हमारी मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर हमारी फर्स्ट सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स में हम दोनों लिखेंगे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन लिखेंगे हम। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट छोड़ दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट छोड़ दिया। नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है हमारे पास? नहीं है। डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं, छोड़ दिया हमने। करंट लायबिलिटी है, यस, क्रेडिटर्स हैं, तो भाई अगली हेडिंग हमारी करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स पे तो कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं, सीधा ही अमाउंट आ जाएगा, देख लो कितना है। कितना अमाउंट है ट्रेड पेबल्स? 170। एज इट इज़ आएगा, कोई एडजस्टमेंट इस पर है ही नहीं, 170। जहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ नोट्स की ज़रूरत नहीं है, नोट्स टू अकाउंट कुछ नहीं बनेगा यहाँ। ट्रेड पेबल सीधा आउटर कॉलम में 170। लाइबिलिटीज़ ख़त्म, एसेट साइड पे चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स, देखो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या लिखें। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब, नॉन करंट एसेट में क्या क्या लिखें? फिक्स्ड एसेट नहीं लिखेंगे, पीपी नया वाला नाम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सबसे पहले, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट। बस फर्स्ट हेडिंग में से इतना ही आएगा। और करंट एसेट्स में हमारे पास हैं दो चीज़ें, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। अब आप लोग अमाउंट्स देख लो। हाँ जी, अब आप पूछो, क्या डाउट पूछ रहे थे? नहीं, उसमें हम कुछ नहीं करें, रियल लाइफ में तो होगा, फिलहाल हमें कुछ नहीं करना। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल से बना लो। देखिए प्लीज़, अमाउंट्स देखिएगा कितने कितने आ रहे हैं। आप एक बार सिर्फ अमाउंट निकाल लो। नोट्स अभी आप चाहे बनाओ मत, आप सिर्फ एक बार अमाउंट निकालो भाई, हर अकाउंट के अंदर अमाउंट कितना कितना आ रहा है। शेयर कैपिटल 440, यस बिल्कुल सही जवाब। शेयर कैपिटल 440 चेक कीजिएगा। फिर देखो रिजर्व एंड सरप्लस। आराम से चेक करना, रिजर्व एंड सरप्लस 1335। आराम से चेक करना, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जनरल रिजर्व, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा है हमारे पास। CRR आपने क्रिएट करा है, वो भी देखना है। CRR में गलती हो सकती है, आप उसको भूल जाओ। $13 लाख तो है ही। 13, यस 1332,500। वेरी गुड, 1332,500। सबसे पहले करेक्ट आंसर निकाला है सानिया की फ्रेंड ने। सानिया ने निकाला है, अच्छा। तो भाई सानिया ने आंसर निकाला है 1332,500। चेक कीजिए, अब आप निकाल लेंगे 1332,500। ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। 1942,500। एसेट पे जाने से पहले इनके नोट्स देख लेते हैं।
लाइबिलिटी साइड के भाई नोट्स कैसे कैसे बनेंगे। देखो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल ये हमारा 440, आप शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में नोट डाउन कर लो नोट्स कैसे बनेंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिखाया, फिर हमने इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप दिखा दिया। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को यहाँ पे हमने बदल दिया है, ठीक है। डिम्पल आपके वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, उसको हमने बदल दिया है। चाहो आप सीधा इशूड से स्टार्ट कर लो, और नहीं तो फिर आप ऑथोराइज कैपिटल लिख रहे हो आप उसको बदल दो, बस 10 रुपये की जगह 2 रुपये आ जाएगा। और जितने हमारे शेयर्स हैं 50,000 शेयर्स चल रहे हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल में, टोटल 5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो अब अगर हम 2 रुपये का शेयर कर रहे हैं तो 2.5 लाख शेयर्स आ गए। फिर शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व चेक कर लेना, ठीक है। शेयर कैपिटल कोई देख तो नहीं रहा? डन। ये जो आप कॉपी कर रहे हो जैसे सामने लिखा हुआ है वैसी कॉपी कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं अडॉप्शन। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? अडॉप्शन। कोई बच्चा इसको चेंज करके लिख रहा है अपने शब्दों में? कोई चेंज करके लिख रहा है? नहीं। अगर आप चेंज करके लिख रहे होते तो हम उसको बोलते कन्वर्जेंस। सीधा सीधा कॉपी कर लेना अडॉप्शन, कॉपी करना लेकिन अकल लगा के कि पता ना चले कॉपी करा, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम शुरू से लगा रहे हैं वो है एएस, जो नए नए आ गए हैं वो है आईएफआरएस। आईएफआरएस का इंडियन वर्जन इंड एएस। इंड एएस हम कहते हैं कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स हैं। कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? कन्वर्ज्ड। मजाक मजाक में 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन मैंने करा दिया है तुम्हें। क्वेश्चन आएगा जो हमारे इंड एएस हैं वो कन्वर्ज्ड हैं या अडॉप्टेड हैं? कन्वर्ज्ड है वो, अडॉप्टेड नहीं है। हमने सीधा सीधा कॉपी नहीं करा है, उसमें जहाँ जहाँ चेंजेस की ज़रूरत थी हमने चेंजेस कर दिए हैं। तो कैसे हैं हमारे इंड एएस? कन्वर्ज्ड हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है, मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 थ्योरी चैप्टर है, उसमें इस टाइप के छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें से एक मैंने लर्न करवा दी है तुम्हें। अब ध्यान रखना, इंड एएस आर कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स। किससे कन्वर्ज किया है हमने? आईएफआरएस से। आईएफआरएस की फुल फॉर्म तो नहीं पता होगी?
ओहो क्या बात है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब तुमने कर लिया अडॉप्ट, तो फिर चले हम एसेट साइड पर। एसेट साइड में तो शायद कुछ करना ही नहीं होगा सिवाय कैश और बैंक के, तो बाकी तो एज इट इज डाल देते हैं। पीपीई 780, पीपीई हमारा 780, डेफर टैक्स 340, ट्रेड रिसीवेबल 620, कैश और बैंक आप देख लो। 2,02,500, यस। तो 2,02,500 कैसे निकाला है आपने? मैं यहीं पे लिख रही हूँ, वैसे बैलेंस शीट में लिखेंगे नहीं हम। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का 280, फिर हमारे पास कैश आया है 5,50,000, 55, अच्छा जो हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी। फिर उसके बाद हमने शेयर्स रिडीम किए थे 525 के, फिर हमने डिबेंचर्स रिडीम किए थे 1,07,500, फिर बस है ना। स्प्लिट इक्विटी बोनस इन सब में कैश आएगा नहीं, इतना ही काम हमने किया है। 2,02,500। क्वेश्चन क्या? समापन समारोह। क्वेश्चन समाप्त, बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई है। क्वेश्चन दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अच्छे से देख लो, ध्यान रखो। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।